हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में, जहां हम आर्थिक प्रणाली के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो मैं ऑलरेडी रमेश सिंह बुक का एक क्लास यूट्यूब में अपलोड कर दिया हूं, आप लोग देख सकते हैं जाकर। और आज हम आर्थिक प्रणाली के बारे में देखेंगे कि आखिर इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। उससे पहले आप लोग से मैं कुछ कहना चाहता हूं कि ये जो बुक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए। इसीलिए मैं पूरा यूट्यूब छान लेने के बाद अंत में मैं ही इस बुक का कंप्लीट क्लासेस आप लोग को यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दूंगा। उससे पहले आप जो है इस बुक का पीडीएफ अगर चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट 801 क्लासेस से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आज जो कि हम आर्थिक प्रणाली के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, उससे पहले आज हम वृद्धि के चरण को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हम अगले क्लास में यहीं तक इसको छोड़ कर गए थे। तो कैसे जो एक देश की अर्थव्यवस्था है वो विभिन्न वृद्धि के चरण को फॉलो करता है। एक देश पहले प्राथमिक क्षेत्र में विकास करता है, फिर द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इस प्रकार एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हुए वृद्धि करता है। तो आज वही हम वृद्धि के चरण को समझने वाले हैं। तो ये जो वृद्धि का चरण वाला सिद्धांत है ये 1960 में डब्ल्यू रोस्टो द्वारा हमें दिया गया था। तो जो विकसित देशों की आर्थिक वृद्धि का अध्ययन करके वर्ष 1960 में डब्ल्यू रोस्टो ने वृद्धि के चरणों से जुड़ी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके अनुसार अर्थव्यवस्था जो है विभिन्न देशों की अपने कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के निष्पादन द्वारा वृद्धि के 5 संरेखित चरणों का अनुसरण करती है। हालांकि आने वाले वर्षों में विश्व के कई देश इस सिद्धांत के अपवाद बने। मतलब विश्व के ऐसे कई देश हैं जो इस वृद्धि के चरण को फॉलो नहीं किए, वो डायरेक्ट प्राथमिक क्षेत्र से द्वितीयक क्षेत्र में जंप कर गए। वो कौन कौन से देश है? तो वो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम। ये डायरेक्ट कृषि अर्थव्यवस्था के बाद सीधे सेवा अर्थव्यवस्था का आधिपत्य आया, जबकि औद्योगिक क्षेत्र का उचित विस्तार नहीं हुआ। यानी प्राथमिक क्षेत्र से डायरेक्ट तृतीयक क्षेत्र में जंप किए। ऐसा हमें भारत में भी देखने को मिला। जब भारत ने 1990 में जो एलपीजी का मॉडल अपनाया तब। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि के आधिपत्य को 1990 के दशक में सेवा क्षेत्र ने पीछे छोड़ दिया और तब से इसकी हिस्सेदारी 50% के ऊपर बनी रही। यानी सेवा क्षेत्र जो है भारत का, ये 1990 से 50% से ऊपर बना हुआ है। उससे पहले भारत में कृषि क्षेत्र बहुत फल फूल रहा था। तो हम लोगों ने ये जो वृद्धि के चरण है इसको हम समझ लिए अच्छा से कि वृद्धि का चरण और कुछ नहीं, मतलब एक फॉलो है, स्टेप बाय स्टेप जो देश ग्रो करता है। इसके लिए डब्ल्यू रोस्टो द्वारा 1960 में यह सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत की। अब हम देखेंगे कि आर्थिक प्रणाली क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। तो चलिए, वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम वीडियो को अब कंटिन्यू करते हैं, जो कि हमारा आज का मेन टॉपिक रहने वाला है, आर्थिक प्रणाली, इकोनॉमिक सिस्टम। तो मानव जीवन कुछ चीज़ों मतलब हो गया आवास, घर, कपड़ा, भोजन, ये और कुछ सेवा भी है, जैसे कि अस्पताल की डॉक्टर फीस, शिक्षा। तो मानव जीवन कुछ चीज़ों जो कि वस्तु या सेवा के इस्तेमाल या उपयोग, जिसे हम उपभोग भी इकोनॉमिक्स में कहते हैं, पर निर्भर है। इसमें कुछ चीज़ों की एक विशेष मात्रा के उपयोग को उत्तरजीविता के लिए नितांत आवश्यक भी माना गया है। यह जो कि अनिवार्य वस्तुएं कौन कौन से हमारे लिए, वो है आहार, जल, आवास, कपड़े इत्यादि। लोगों को इन चीज़ों की प्राप्ति कैसे कराई जाए, अर्थशास्त्र की पहली चुनौती है। पहली अर्थशास्त्र की क्या चुनौती है कि इन अनिवार्य चीज़ों को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए।
ठीक है। इस चुनौती के दो आयाम हैं। पहला, इस चुनौती का सृजन यानी प्रोडक्शन, तथा दूसरा इसके लोगों तक पहुंच यानी प्रोडक्शन तो हम कर लेंगे किसी प्रकार से, लेकिन लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। जैसे कि मैं ये वीडियो ही अभी जो बना रहा हूँ, मैं तो रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन आप तक पहुंचाने में मुझे कितना समस्या का सामना करना पड़ा वो मैं ही जानता हूँ। बेस्ट थंबनेल बनाया, टाइटल लिखा, फिर मन चाहा तो आप इसको टच करके अभी आप देख रहे हैं। ठीक है, तो किसी प्रकार तो हम बना लेते हैं, लेकिन लोगों तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इन चीज़ों के सृजन के लिए पहली सृजनकारी और उत्पादनकारी परिसंपत्तियों की स्थापना जरूरी है। तो मतलब जो मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने से पहले हमें एक मस्त स्क्रीन रिकॉर्डर ऐप डाउनलोड करना पड़ा, फिर मोबाइल ख़रीदना पड़ा, तो पूंजी लगाना पड़ा मुझे। क्या पूंजी लगाना पड़ा, जिसके लिए धन लगाने की आवश्यकता है, यानी पैसा लगाया तभी तो मुझे ये सब मिला, जिसे निवेश कहते हैं। यानी यह वीडियो में जो बना रहा हूँ, इससे पहले मुझे निवेश करना पड़ा, लेकिन यह निवेश किसके द्वारा और क्यों कराया जाए। मैं ये जो निवेश किया ये मैं क्यों किया, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करके यूट्यूब से कुछ धन अर्जित करना है ना, इसीलिए मैं यूट्यूब में वीडियो को अपलोड किया। बस उसी प्रकार कोई करे तो क्यों करता, अपने प्रॉफिट के लिए ही करता है। इस चुनौती के समाधान के क्रम में विश्व में अलग अलग आर्थिक प्रणालियों का क्या हुआ, उद्भव हुआ यानी जन्म हुआ, जिन्हें अर्थव्यवस्था के संगठन का प्रकार भी कहा जाता है। आर्थिक प्रणाली की वैसे तो एक लंबी सूची तैयार की जाती है, लेकिन मूलतः 3 प्रणाली को प्रमुख माना जाता है। 3 मतलब बाजार अर्थव्यवस्था, गैर बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये 3 ही प्रणाली हमारे सामने प्रमुख मानी गई है। इस पर संक्षिप्त एवं वस्तुपरक विवरण नीचे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले है क्या, बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी। परंपरागत आर्थिक व्यवस्था के उद्भूत हमें इससे पहले औपचारिक आर्थिक प्रणाली मानते हैं। बाजार जो अर्थव्यवस्था है, इसका उद्भव स्कॉटलैंड के दार्शनिक अर्थशास्त्री जो एडम स्मिथ है, जिसे हम अर्थशास्त्र के जनक यानी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, उन्होंने बाजार अर्थव्यवस्था को हमारे सामने रखा। उनका एक बहुत ही फेमस पुस्तक है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। यह पुस्तक कब प्रकाशित हुआ, बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। वो हुआ है 1776 में। 1776 में एडम स्मिथ का यह बुक प्रकाशित हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। से माना जाता है, यानी इसी बुक में बाजार अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताया गया। एडम स्मिथ के प्रमुख विचारों का सारांश नीचे दिया गया है कि यह बुक में क्या क्या कहा गया था, उसका सारांश हमें नीचे दिया गया है। समाज को जिन वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति होती है, उसके पीछे वे लोग या उपक्रम यानी फर्म यानी कंपनी है जो अपने निज स्वार्थ, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं अपने निज स्वार्थ के लिए विभिन्न आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं। ठीक है, अर्थात जिन चीज़ों के उपयोग पर समाज टिका हुआ है, यानी पैसा के ऊपर ही समाज टिका हुआ है। जिसके पास ज़्यादा पैसा, समाज उसी को सबसे ज़्यादा मानती है। वे चीज़ें किसी के निस्वार्थ का अनायास परिणाम है। एडम स्मिथ ने व्यक्तियों एवं उपक्रमों की स्वार्थ प्रेरणादायक कारक को क्या कहा, अदृश्य हाथ कहा। तो यह अदृश्य हाथ क्या है कि लोग अपने निस्वार्थ के लिए निवेश करते हैं, इसी को एडम स्मिथ ने क्या कहा, अदृश्य हाथ कहा। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर है, अदृश्य हाथ जो है ना, इस प्रकार उत्पादनकारी परिसंपत्ति में एक कौन और क्यों धन लगाएं, यानी निवेश
करेगा, कौन निवेश करेगा, इस प्रश्न का उत्तर हमें प्राप्त हो जाता है कि निवेश कौन करेगा, जिससे धन की ज़रूरत है वही निवेश करेगा। इसी को एडम स्मिथ ने क्या कहा, अदृश्य हाथ कहा। उच्च स्तरीय समृद्धि की प्राप्ति के लिए श्रम के विभाजन को बढ़ाना जाना आवश्यक है। ठीक है, यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि करनी है तो आप श्रम विभाजन कर दीजिए। श्रम विभाजन का मतलब आप लोगों को इस कैटेगरी में रखिए कि वह उस काम को करने में बहुत ज़्यादा स्पेशलिस्ट है, तभी समाज में जो समृद्धि है वो आएगी। जैसे कि हमें चीन में देखने को मिलता है, चीन में सस्ता दाम हमें क्यों देखने को मिलता है कि लोग वहाँ पर श्रम का विभाजन, मतलब वहाँ श्रम का विभाजन मस्त है। लोग किसी काम को करने में एक आदमी जो है वो एक ही काम करता है, उससे ज़्यादा काम करना नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के साथ साथ हम पढ़ाई के साथ साथ हम अपना इंस्टाग्राम में फॉलोवर को भी इंक्रीज़ करने में लगे हुए हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। हमें या तो पढ़ना चाहिए या फिर इंस्टाग्राम में फॉलोवर गेन करना चाहिए, दोनों से ही हमें फ़ायदा ही है, फ़ायदा है। तो आप ही सोच लीजिए, हमें श्रम विभाजन करना, मतलब जो ये एडम स्मिथ का बुक है, यह श्रम विभाजन पर जोर इसलिए दिया है ताकि उत्पादन में वृद्धि हो। अगर आप 24 घंटा तो नहीं, अगर आप 10 घंटा पढ़िएगा तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। ठीक है, अगर आप उसी 10 घंटा में अगर 5 घंटा इंस्टा या फेसबुक या फॉलोअर बढ़ाने में दे देंगे तो आपका एग्ज़ाम 2-3 साल बाद निकल सकता है। क्यों? क्योंकि आप उसमें कम समय दिए। तो यही श्रम विभाजन का सिद्धांत कहता है। इसके अंतर्गत किसी एक कार्य को छोटे छोटे कई हिस्सों में विभक्त कर दिया जाता है, यानी बांट दिया जाता है। इस क्रिया से होने वाली विशेषता यानी स्पेशलाइजेशन के द्वारा ना सिर्फ उत्पादन का स्तर बढ़ाया जा सकता है, बल्कि इससे उत्पादन की प्रक्रिया में विशुद्धता एवं श्रम बल में गुणवत्ता आती है। ठीक है, तो अगर हम मतलब श्रम का विभाजन कर देंगे कि तुम सिर्फ यही काम करो, तो इससे क्या होगा, उत्पादन में तो वृद्धि होगा, लेकिन उस काम को करने में किसी प्रकार का कोई गलती भी नहीं होगा और समय से पहले हमें वह चीज़ प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ जो अदृश्य हाथ के स्वस्थ परिसंचलन के लिए एक उचित वातावरण यानी बाजार का होना आवश्यक है। मैं जो ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आप तक कैसे पहुँचा, यूट्यूब। तो यूट्यूब यहाँ एक बाज़ार की तरह काम कर रहा है। मैं यूट्यूब में अपलोड कर रहा हूँ, आप यूट्यूब से डाउनलोड करके देख रहे हैं। तो यह अदृश्य हाथ के लिए बाज़ार का होना आवश्यक है, जो मांग एवं पूर्ति, जिन्हें बाज़ार की शक्ति कहा जाता है या कहते हैं। किसे? बाज़ार की शक्ति कौन है? मांग एवं पूर्ति पर आधारित हो। क्या बनाना है, यानी किस चीज़ का उत्पादन करना है। मैं क्यों इकोनॉमिक्स यानी रमेश सिंह इकोनॉमिक्स का ही वीडियो बना रहा हूँ, क्यों, क्या बनाना है, कितना बनाना है, तथा बने हुए उत्पादों को किस मूल्य पर बेचना है। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ, मैं ये कितना लंबा बनाऊँ या कि मैं पैसा लूँ कि ना लूँ, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। इन सारी बातों का निर्धारण इन्हीं बाज़ार की शक्तियों से होता है। मतलब बाजार मांग अगर रहेगा तो आपूर्ति भी होगा, अगर मांग नहीं है तो आपूर्ति नहीं होगा। अगर आप मेरे इस वीडियो को 5 से 6 बच्चे ही देखोगे तो मैं क्या कल ये वाला वीडियो फिर से लेकर आ पाऊँगा? नहीं, क्योंकि आपका मांग ही नहीं है इस प्रकार के वीडियो का। तो मैं क्यों अपलोड करूँ यूट्यूब में, मैं क्यों अपना समय गंवाऊँ यूट्यूब में वीडियो बनाकर। अगर आपका डिमांड रहेगा वीडियो का तो मैं ऑब्वियसली अपना कीमती समय देकर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो बाज़ार की शक्ति के आधार पर ही क्या बनाना है, कितना बनाना है, ये सब बात निर्भर करता है। तो इसीलिए आप चलिए वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए फ्रेंड के साथ, ताकि मैं फिर से इस प्रकार के वीडियो आप लोग के सामने ले आऊं, क्योंकि मांग एवं पूर्ति पर ही बाज़ार की शक्ति है यही, और इसी से सब चीज़ निर्धारित होता है कि हम वीडियो अपलोड करें कि नहीं। ऐसे आर्थिक व्यवस्था का
नियमन बाजार में विद्यमान प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करती है। ठीक है, तो बाज़ार में आपको बहुत सारा कंपटीशन देखने को मिलता है। बाज़ार में कंपटीशन मतलब मैं यूट्यूब का ही उदाहरण लेता हूँ, मैं क्यों कहीं जाऊँ, क्योंकि अभी यूट्यूब ही बहुत कुछ है। तो अभी आप जो रमेश सिंह का ये इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर देख रहे हैं यूट्यूब में, आपको तो बहुत सारा देखने को मिलता है, कहीं हिंदी मीडियम से, कहीं इंग्लिश मीडियम से, लेकिन क्या आप लोगों को इस प्रकार लाइन बाय लाइन कहीं समझाया जाता है? नहीं। तो यही लाइन बाय लाइन के चलते मैं यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, ताकि लोग जल्दी से जल्दी मेरे वीडियो को आकर देखें और पसंद करें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। यानी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैं कुछ नया करने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ, ताकि लोग मेरे तरफ अट्रैक्शन उसका बढ़े। इस अर्थव्यवस्था के परिचालन के लिए सरकार की तरफ से लेजर फेयर की नीति अपनाई जानी चाहिए। लेजर फेयर मतलब सरकार को बाज़ार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार अपना कानून नियम बनाओ, लेकिन बाज़ार पर उसका नियंत्रण नहीं होना चाहिए। इस फ्रांसीसी शब्द की जो शाब्दिक अर्थ है वो है अकेले छोड़ देना। लेजर फेयर का मतलब क्या होता है? अकेले छोड़ देना। बाज़ार को सरकार अकेले छोड़ दो, यहाँ पर वस्तु का उत्पादन कैसे होगा, किसके लिए होगा, यह सब बाज़ार की मांग एवं पूर्ति के द्वारा ही निर्भर हो जाएगी, जिसे विशेषज्ञों द्वारा अहस्तक्षेप के तौर पर उपयोग में लाया जाता है। यहाँ अहस्तक्षेप को कई रूपों में परिभाषित किया गया है, जैसे सरकार की अर्थव्यवस्था में न्यून या किसी भूमिका का नहीं होना, यानी सरकार इसमें किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं निभाती है। किसमें? बाजार अर्थव्यवस्था में। हम किसी और अवस्था की बात नहीं कर रहे, हम बाजार अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, बाजार की। हाँ, वैसे तो और भी 3 है, जो कि है गैर बाजार अर्थव्यवस्था, मिश्रित बाजार अर्थव्यवस्था। इसीलिए तो गैर बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित बाजार अर्थव्यवस्था आया, क्योंकि उस सब में सरकार का कुछ कुछ भूमिका होती है, जबकि इसमें बाजार में सरकार की बिल्कुल भी भूमिका नहीं होता है। कोई भी चीज़ लाया जाता है तो इसमें बुरा ही तभी ना कोई चीज़ न्यू लाया गया। अगर आपका मोबाइल हैंग कर रहा है, आपके मोबाइल में रैम रोम कम है, तो आप न्यू मोबाइल खरीदते हैं ना? क्यों खरीदते? क्योंकि आपके मोबाइल में कमी है। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी हो रहा है अपने आसपास के पर्यावरण समझने का प्रयास कीजिए, आपके माइंड में ज़रूर घुस जाएगा। हम लोग थे कहाँ पर? हम लोग थे यहाँ पर। कहाँ पर? 1 मिनट। हम लोग थे अकेले छोड़ दे, परिभाषा की गई है न्यून भूमिका नहीं होना यहाँ पर ना, अर्थात सरकार किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन नहीं करे। सरकार कोई भी चीज़ का उत्पादन ना करे, जो सरकार का काम है वही सरकार करे, या नाम मात्र करे। अगर करना भी है तो नाम मात्र करे, एकदम हल्का सा। आर्थिक नियमन की अनुपस्थिति कोई यह कार्य बाजार और प्रतिस्पर्धा करेंगे। करों की अनुपस्थिति यानी कर नहीं लगाया जाना चाहिए सरकार के द्वारा, या न्यून कर लगाया जाना चाहिए। ठीक है, कर लगा रहे हो तो एकदम जरा सा कर लगाओ। यह हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है बाजार अर्थव्यवस्था, जो कि एडम स्मिथ के बुक में हमें देखने को मिला। फिर यहाँ पर है कि एडम स्मिथ ने स्वयं ऐसी आर्थिक प्रणाली को प्राकृतिक स्वच्छंद की प्रणाली कहा। स्मिथ के इस विचारों ने आने वाले समय में 2 प्रकार के आर्थिक व्यवस्था को जन्म दिया। एक है पूंजीवादी और एक है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। हालांकि दोनों समान आर्थिक वातावरण यानी बाजार के शक्ति पर ही टिका हुआ है कि मांग एवं पूर्ति के आधार पर ही वस्तु का कितना उत्पादन किया जाना चाहिए और उस पर हमें कितना मूल्य रखना चाहिए। इसके मध्य कुछ सूक्ष्म भिन्नताएं पाई जाती है, यानी जो आया तो कुछ तो भिन्नता होगी, कुछ तो अलग होगा। इसीलिए यह जो दोनों आया है पूंजीवादी एवं मुक्त बाजार, ये थोड़ा सा भिन्न है बाजार अर्थव्यवस्था से। अब देखिए, जहां पूंजीवाद का ध्यान
संपादन यानी वेल्थ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए एवं उत्पादनकारी परिसंपत्तियों के स्वामित्व पर होता है। वहीं बाजार अर्थव्यवस्था जो है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था है, उसका ध्यान संपदा यानी वेल्थ के विनियमन पर होता है, यानी वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन एवं आपूर्ति के माध्यम से। जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद यानी जो लोग पैसा लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए? पैसा चाहिए, वेल्थ चाहिए। जबकि फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? यहाँ पर विनियमन यानी एक्सचेंज पर होता है। अब हम देख रहे हैं कि पूंजीवाद जो अर्थव्यवस्था है, यहाँ पर सरकार की उपस्थिति हो सकती है। पूंजीवाद में सरकार की उपस्थिति हो सकती है, लेकिन साथ ही निजी उत्पादकों को, जो जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, वो निजी उत्पादकों को एकाधिकार प्राप्त होता है जो किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा को रोक सकती है। यानी जो अंबानी है वो रिलायंस इंडस्ट्री यानी जो कि संचार में है, जियो पर एकाधिकार छाया हुआ है ना, इसी प्रकार इसमें एकाधिकार हो सकती है और जो कंपटीशन है इसको रोक सकती है। अभी जियो के सामने कोई भी और मैंने जो सिम है वो नहीं है, ठीक है। साथ ही इसमें आयकर को न्यून स्तर पर रखा जाता है। पूंजीवाद में आयकर को यानी जो आय मतलब आपका जो इनकम है उसके हिसाब से जो आप कर देते हो वो बहुत ही कम रखा गया है या कोई कर नहीं लगाया जाता। दूसरी तरफ मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सरकार नहीं बल्कि बाजार की शक्ति नियमन का कार्य करती है, जिस कारण इसमें प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन की गुंजाइश होती है। बहुत ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। यानी बाहरी हस्तक्षेप मतलब सरकार के हस्तक्षेप के। इसमें आयकर तो लगाया जाता है, किंतु उत्पादनकर्ता जैसे अंबानी अडानी हो गया को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी दर भिन्न रखी जाती है। यानी हम अंबानी को बोलेंगे अगर मैं सरकार हूँ तो उसमें तुम अपना जो कि आपका आय है उसके हिसाब से जो टैक्स है वो कम दीजिए थोड़ा। क्यों? क्योंकि उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं बाज़ार में बने रहने के लिए, तभी तो बाज़ार में वस्तु का उत्पादन हो। अगर हम उससे ज़्यादा कर लेते हैं तो वो उत्पादन करता भाग कर छोड़ जाता बाज़ार को, और बाज़ार में हमें वस्तुओं का अभाव हो जाता और अर्थव्यवस्था खराब हो जाता पूरी तरह से। और हम देखते हैं कि पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली को विश्व में पहली बार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रयोग में लाया गया। पहली बार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमें कहाँ देखने को मिला? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA में। कब? 1777 में, जहाँ से यह पूरे अमेरिका में पहले आया 1777 में, फिर वहाँ से पूरे यूरो अमेरिका में यानी उत्तर अमेरिका तथा पश्चिमी यूरोप में विस्तृत हुआ। इन अर्थव्यवस्थाओं ने वर्ष 1929 की महामंदी तक उच्च संपदा हासिल की। यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता था? लोग अपने वेल्थ को देखते थे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेल्थ को देखते थे। इसीलिए तो 1929 में क्या आया? 1929 में हमें महामंदी देखने को मिला और लोगों के पास बहुत ज़्यादा धन आ गया। मंदी के फलस्वरूप उन्हें अप्रत्याशित आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा, ठीक है। अगर जो अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं रहती ना तो 1929 में महामंदी नहीं आती। क्यों? क्योंकि उस समय सरकार का कुछ नियंत्रण रहता वहाँ पर, सरकार अपने कंट्रोल में अपने मार्केट को रखता। लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ? लोग अपने मतलब फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा शोषण करते थे, ज़्यादा से ज़्यादा दाम पर सामान बेचते थे। इस 1.5 शताब्दी में इन अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय पूंजी का निर्माण किया, बहुत ज़्यादा पूंजी का निर्माण किया 1.5 शताब्दी में।
और जो बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन दूसरी तरफ ना सिर्फ अधिकांश लोग गरीब बने रहे बल्कि अमीर और गरीब के बीच जो अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। अगर लोग बहुत ज़्यादा दाम पर सामान बेचेंगे तो गरीब को तो खरीदना पड़ेगा और गरीब के पॉकेट से पैसा जाएगा अमीर के हाथ में और अमीर अमीर बन जाएगा और गरीब बन जाएगा इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। तो गरीब बन गया और अमीर अमीर बन गया, यानी अंतर बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तथा आर्थिक जो असमानता काफ़ी बढ़ गई। आर्थिक असमानता बहुत ज़्यादा बढ़ गई इस अवधि में। या तो कर यानी विशेषकर जो आयकर है यानी इनकम टैक्स है, आयकर नहीं लगाया गया या अगर लगाया गया तो काफ़ी निम्न स्तर पर लगाया गया। दूसरी तरफ जो सरकारें थे लेकिन वे कल्याणकारी कार्य जो करते थे, जो एक सरकार का कर्तव्य है कल्याणकारी कार्य करना अपने देश के नागरिकों के प्रति, वो कार्य नाम मात्र के थे, एकदम ना के बराबर। उस समय अमेरिका के और जो कि यूरो अमेरिकन कंट्रीज़ है वहाँ पर सरकार कल्याणकारी राज्य का जो महत्व है वो नहीं समझती थी और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सिर्फ फॉलो करती थी। इससे लोग और गरीब होते गए और अमीर होता गया। फिर क्या हुआ कि इसमें हम देखेंगे कि इस प्रणाली के ऋणात्मक तत्व, किसमें, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के ऋणात्मक तत्व देखते हैं कि इसमें आखिर हमें किस प्रकार के ऋणात्मक प्रभाव देखने को मिले। तो इस प्रणाली के ऋणात्मक तत्व जो है वो है लोकतांत्रिक अधिकार एवं स्वतंत्रता के वातावरण में इन प्रणाली द्वारा व्यक्तिक एवं उपक्रमों के स्तर पर अपार सफलता की संभावना उपलब्ध कराई गई, जिससे अनन्य खोज एवं अनुसंधान को बल मिला, यानी बहुत ही ज़्यादा खोज एवं रिसर्च हुए। हालांकि यह प्रणाली था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, यह प्रणाली 150 वर्ष से अधिक तक निर्बंध कार्य करती दिखती है। अद्यापि इसकी अपनी सीमाएं थी जो इसके ऋणात्मक पहलू माने जाते हैं, जिन्हें हम निम्न प्रकार समझ सकते हैं। गरीब, या यूं कहे कि जिनके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं थी। गरीब किसे कहते हैं? जो एक अति आवश्यक चीज़ को भी नहीं खरीद सकता है, यानी भोजन को भी, एक समय का भोजन भी नहीं जुटाता, उसे हम क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। तो गरीब, या यूं कहें कि जिसके पास बाजार आधारित क्रय शक्ति नहीं खरीद सकने योग्य उन लोग नहीं थे, उसके देखभाल के लिए इसमें कोई उपाय नहीं किया गया था। सरकार इसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसा कोई सिस्टम नहीं लाया था। अगर हमारे देश में कोई लोग भोजन अगर नहीं प्राप्त होता है बाज़ार के मूल्य में, अगर उसके पास बहुत ही कम पैसा है, मान लो वो बाज़ार से चावल नहीं खरीद सकता है, तो हमारे देश का सरकार क्या करता है? उसे कोटा जैसा सिस्टम प्रदान किया है। कोटा मतलब वो एजुकेशन वाले, कोटा मतलब जहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है पीडीएस सिस्टम, वहाँ उन्हें 1 रुपया में चावल प्रदान होता है 1 किलो। उससे वो अपने जो पेट भरने का काम है वो करते हैं, वो लोग भूखे नहीं मरते हैं, जो कि हमें वहाँ नहीं देखने को मिला पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। वही यहाँ पर लिखा गया है। और जो ये राष्ट्र है यानी सरकार द्वारा नगण्य यानी ना के बराबर कल्याणकारी कार्य किया जाता था। फिर है वितरणकारी उपायों को लागू करने तथा प्रगामी यानी प्रोग्रेसिव कर प्रणाली को अपनाने, जिसके अंतर्गत उच्च आय वालों पर आय कर की उच्च दर लागू होती थी। यानी वहाँ इस प्रकार का नहीं था। अगर आप अभी भारत में देखिएगा, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा धन है, संपत्ति है, उसे बहुत ही ज़्यादा प्रतिशत में कर चुकाना होता है। हम लोग तो कर नहीं चुकाते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्ट कर ज़रूर चुकाते हैं, और उन लोग डायरेक्ट कर चुकाते हैं क्योंकि उसके पास बहुत ही ज़्यादा धन संपत्ति है। लेकिन हमें 1929 में जो मंदी आया, इसका एक बहुत ही बड़ा प्रभाव में ये भी देखने को मिला कि लोग सरकार को
कर नहीं देते थे, यानी टैक्स नहीं देते थे। इसके बावजूद भी आर्थिक असमानता बढ़ गई क्योंकि आयकर की दर कम रही या व्यवसायों को आयकर में मतलब एकदम विभिन्न छूट दी गई, यानी बहुत ज़्यादा छूट दी गई। उसके बाद है कि विद्यमान आर्थिक सिद्धांतों द्वारा इन अर्थव्यवस्थाओं को महामंदी से बाहर लाने में सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। तत्पश्चात विश्व में अर्थशास्त्र की समष्टि शाखा का जन्म हुआ। क्या? समष्टि शाखा का जन्म हुआ, जो कि मैक्रो हम कहते हैं। माइक्रो और मैक्रो आप लोग पढ़े हो ना कि अर्थशास्त्र की दो शाखा है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। तो मैक्रो हमें देखने को मिलता है इसी मंदी के बाद में, जिसका प्रस्ताव ब्रिटिश अर्थशास्त्री J.M. कीन्स द्वारा अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मनी 1936 में रखा गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत। फिर क्या हुआ कि कीन्स द्वारा इस नई पुस्तक के माध्यम से न सिर्फ महान मंदी के आने की संभावना के कारण की चर्चा की गई, बल्कि इससे उभरने के लिए एक नए नीतिगत दृष्टिकोण भी सुझाया गया। संक्षिप्त में कहें तो जो ये कीन्स की जो ये बुक है, इसमें अर्थव्यवस्थाओं को समस्या के समाधान के लिए उस समय की दूसरी औपचारिक आर्थिक प्रणाली यानी गैर बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ चरित्रों यानी स्वभावों को अपनाने की सलाह दी। ठीक है, आप ये तो अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, लेकिन आप कुछ गैर बाजार अर्थव्यवस्था के गुण को भी अपने अर्थव्यवस्था में शामिल कर लीजिए, तभी आप इस जो मंदी है इससे बाहर उठ सकेंगे। कीन्स की सलाह को अपनाने के बाद इन अर्थव्यवस्थाओं में जहां यह मंदी आई थी, अर्थव्यवस्था में महान मंदी से बाहर आने में सफलता मिली और इस प्रकार व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जन्म हमें कब देखने को मिला? जब अमेरिका में 1929 में महान मंदी आया और कीन्स द्वारा बताया गया कि आप कुछ गैर बाजार अर्थव्यवस्था के गुणों को भी अपने अर्थव्यवस्था में शामिल कीजिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कीन्स द्वारा बताया गया कि कौन कौन से गैर बाजार अर्थव्यवस्था है, वो हम पढ़ेंगे कि आखिर गैर बाजार अर्थव्यवस्था है क्या, आखिर किस लिए कीन्स ने इस गैर बाजार अर्थव्यवस्था के गुणों को अमेरिका को अपनाने के लिए कहा, वही हम चलिए देखते हैं। तो नॉन मार्केट जो इकोनॉमी है, तत्कालिक तौर पर कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित इस अर्थव्यवस्था के दो स्वरूपों पर प्रयोग किया गया। कार्ल मार्क्स का ही यह विचार था कि इसमें हमें दो स्वरूप देखने को मिलता। पहला है समाजवादी एवं साम्यवादी। समाजवादी मतलब हमें कहाँ देखने को मिलता है? रूस में। साम्यवादी हमें कहाँ देखने को मिलता है? चीन में। जहाँ समाजवादी मॉडल जो कि रूस में, USSR सोवियत संघ में देश के प्राकृतिक संसाधनों पर जो कि राष्ट्र यानी राज्य सरकार का स्वामित्व था। प्राकृतिक संसाधन जैसे हो गया कोयला, हो गया तेल, हो गया, ये सब पर किसका स्वामित्व था, अधिकार था? ये सब राज्य सरकार का। राज्य मतलब हो गया सरकार। वहीं इसमें जो साम्यवादी मॉडल है जो कि चीन मानता है, इसमें स्वामित्व के अंतर्गत श्रम भी आता है। श्रम मतलब हो गया क्या? जो लोग काम करने के योग्य है उन्हें आने वाले समय में राज अर्थव्यवस्था अर्थात कमांड अर्थव्यवस्था, अगर कहें तो इसको हम लोग केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी समझ सकते हैं और जाना गया कि इसमें हम क्या देते हैं? कमांड देते हैं कि यही करना है, मतलब यही करना है। इस अर्थव्यवस्था का उद्भव मूलतः बाजार अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के रूप में हुआ, जो निम्न विचारों पर आधारित था। वो निम्न विचार नीचे दिए गए हैं।
देश के संसाधनों का उपयोग सभी की बेहतरी के लिए किया जाना चाहिए। अगर कोयला है तो कोयला से बिजली उत्पादन किया जा रहा है तो सभी के लिए दे दीजिए, सभी के लिए उसमें बिजली प्रोवाइड कीजिए आप। संसाधनों का बेहतर उपयोग इसके समाज एवं समुदाय के स्वामित्व में ही हो सकती है, अर्थात इसमें सिर्फ जो राज्य है, राज्य ही आर्थिक भूमिका निभाएगी, यानी राज्य ही है जो अपने देश के नागरिकों के लिए इन संसाधनों का बेहतर से बेहतर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है। निजी व्यक्ति जो कि हो गया कोई अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, जैसे अंबानी अडानी, तो निजी व्यक्ति या जो फर्म है को संपत्ति का अधिकार नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक अल्पसंख्यक वर्ग मतलब जिसके पास पैसा नहीं है द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग मतलब पैसा नहीं, सॉरी, अल्पसंख्यक वर्ग का मतलब होता है जिसके पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है। अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा बहुसंख्यक जिसके पास पैसा बहुत ही कम है वर्ग को शोषण किया जाता है ना जी, तथा आर्थिक असमानता बढ़ जाती है। बाजार की अनुपस्थिति अर्थात मांग एवं आपूर्ति यानी डिमांड एंड सप्लाई की शक्ति कार्य नहीं करती। इसमें सरकार को भी अपना कोई भूमिका निभाना होगा। जैसे पीडीएस सिस्टम जो कि कोटा जैसा, जानते हैं कि सरकार 1 रुपये में क्या देती है, चावल देती है। सरकार योजना के अनुसार घर लाती है, स्वास्थ्य बीमा लाती है, तो सरकार को अपनी भी कुछ भूमिका है वो भी करनी चाहिए। फिर नागरिकों की आर्थिक भूमिका सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों में होगी, जहां वे अपनी योग्यता अनुसार आर्थिक योगदान देंगे तथा बदले में अपनी आवश्यकता अनुसार सुविधा प्राप्त करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बोल रहा है किस चीज़ का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है तथा उन्हें लोगों तक पहुंचाना यानी वितरित कैसे करना है इत्यादि प्रश्नों का निर्णय सिर्फ राज्य करेगा। कौन करेगा? राज्य यानी सरकार करेगा। किस चीज़ का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है तथा लोगों तक कैसे पहुंचना है, ये सरकार ही तय करेगा। इस आर्थिक प्रणाली को सबसे पहले बोल्शेविकों ने पूर्व सोवियत संघ जो कि रूस को हम कहते हैं 1919 में प्रयुक्त किया, जहां से इसका विस्तार अन्य पूर्वी यूरोपीय देश जिसे हम क्या कहते हैं समाजवादी समूहों के देश कहा जाता था। ठीक है, इसी को हम समाजवादी देश कहते हैं कि समाजवादी देश में बाजार पर नियंत्रण सरकार का होता है, समाजवादी कहा जाता था। तो देशों में हुआ तथा जो साम्यवादी है जो कि चीन का मॉडल है, साम्यवादी चीन में 1949 में यह अपने विशुद्ध रूप में प्रकट हुआ और इस प्रकार गैर बाजार अर्थव्यवस्था में समाजवादी एवं साम्यवादी स्वरूपों का उद्भव हुआ। अब हम देखेंगे कि इस जो गैर बाजार अर्थव्यवस्था है इसका क्या ऋणात्मक तत्व है। कोई भी चीज़ हमारे जो सामने है उसके गुण और फायदे दोनों होते हैं, तो इसी प्रकार इसका भी कुछ ऋणात्मक तत्व होगा, यानी थोड़ा सा बोले तो मेरिट और डिमेरिट होता है ना, उस प्रकार इसके कुछ ऋणात्मक तत्व वो हम अभी देख रहे हैं। तो सभी की बेहतरी के प्रति पूर्णतः कटिबद्ध होने एवं निम्न गरीबी जनसंख्या होने के बावजूद भी इस आर्थिक प्रणाली की अपनी कमियां तथा सीमाएं थी, जिन्हें हम संक्षिप्त में निम्न प्रकार समझ सकते हैं। तो सभी का कल्याण हालांकि एक बहुत अच्छा लक्ष्य था, मस्त लक्ष्य है सरकार द्वारा, सभी का कल्याण मस्त है, किंतु
इसमें संपत्ति के सृजन पर कोई बल नहीं दिया। कोई आदमी कितना कष्ट से पैसा कमाता है, अपना संपत्ति इकट्ठा करता है, लेकिन सरकार बोलता है कि संपत्ति का अधिकार नहीं होगा। तो ये इसका एक डिमेरिट हो गया, जिस कारण आने वाले समय में निवेश योग्य पूंजी की कमी महसूस की गई। यानी लोग पूंजी क्यों लगाएंगे जब उसके संपत्ति का कोई अधिकार ही नहीं है, इसीलिए पूंजीपति बाजार से खिसकने लगे। चूँकि संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकता सरकार यानी जो राज्य है तय करती थी, क्या संसाधन का उपयोग करना है ये कौन तय करती थी? सरकार। तथा इसका माने ऑप्टिमम यानी अच्छा से अच्छा उपयोग नहीं हो पाया। अच्छा से अच्छा उपयोग नहीं हो पाया क्योंकि उस पर नियंत्रण किसका था? सरकार का था। बाजार की शक्तियाँ संसाधनों की इष्टतम यानी ऑप्टिमम उपयोग करने में मदद करती है, जहां अनुपस्थिति थी और इसकी बर्बादी हुई। तो जैसे कि देखिए, ये अभी मस्त उदाहरण मैं आपको दिखा देता हूँ। जो BSNL है, क्या वो अभी 4G आया है? अभी हम लोग 5G के ज़माने में जी रहे हैं। और BSNL जो कि एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी है, वो अभी 3G पर ही टिका हुआ है क्योंकि उस पर सरकार का ही नियंत्रण है। जब हम देखें कि अंबानी जी हमारे लिए 4G लेके आए, तब हमें ये जो ऑनलाइन सिस्टम है, हम जो नेट चला रहे हैं, ये सब अंबानी जी के कार्य के फलस्वरूप हमें देखने को मिला क्योंकि वो एक पूंजीपति है। वो अपने फ़ायदे को देखने के लिए लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराते हैं, जबकि सरकार लोगों को उपलब्ध तो कराता है लेकिन उतना भी नहीं जितना लोगों की उसमें ज़रूरत है। अगर BSNL 5G चलता है तो क्या अंबानी हमारे टिक पाता है भारत में? नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि BSNL वही काम कर रहा है जो जियो कर रहा है। समझ गए ना? तो संसाधनों के उपयोग की प्राथमिकता सरकार के पास थी, इसीलिए इस सिस्टम को मतलब इसलिए इसको हम लोग इसके नकारात्मक पक्ष में रखते हैं। चूँकि इसकी राजनीतिक प्रणाली गैर लोकतांत्रिक यानी तानाशाही है। क्या? थोड़ा सा तानाशाही जैसे ही देखने को मिलता है। वहाँ अधिकार एवं स्वतंत्रता अनुपस्थित थे, यानी वहाँ कोई अधिकार नहीं था, कोई स्वतंत्र नहीं था। जो ज़्यादा मतलब अल्पसंख्यक लोग थे, जिसे हम बुर्जुआ कहते हैं, द्वारा सर्वहार के शोषण से बचने के उद्देश्य से कार्य करने वाली इन अर्थव्यवस्था में अंततः राज्य ही सबसे बड़ा शोषक बनकर उभरा। सरकार बोल रही थी कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बुर्जुआ कहते हैं, वो लोगों के शोषण करेंगे। लेकिन यहाँ तो हमें कुछ उल्टा ही देखने को मिला, जहाँ सरकार ही लोगों का शोषण कर रहा है, जिसे आलोचकों द्वारा राज्य पूंजीवाद व्यवस्था भी कहा गया। ठीक है। अंतर्निहित कमियों के कारण इस अर्थव्यवस्था का 1970 के दशक से ही आंतरिक क्षय होना आरंभ हो गया, यानी लोग इसे नहीं फॉलो करने लगे। काफ़ी पहले 1950 के दशक के मध्य पोलैंड के दार्शनिक ऑस्कर लेंज ने इन अर्थव्यवस्था को बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने की सलाह दी थी, लेकिन सोवियत संघ ब्लॉक एवं चीनी दोनों ही द्वारा इसे सिरे से नकार दिया। यानी रूस भी बोल रहा है कि हम इस मॉडल को नहीं अपनाएंगे और चीन भी बोल रहा है कि हम इस मॉडल को नहीं मानेंगे, मतलब नहीं अपनाएंगे, नहीं फॉलो करेंगे। कौन सा मॉडल? जो कि ऑस्कर लेंज द्वारा जारी किया गया। अंततः 1980 के दशक के मध्य में इन अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनी आर्थिक प्रणाली में बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ तत्वों को शामिल किया, यानी रूस भी और चीन भी बाजार अर्थव्यवस्था के कुछ इम्पोर्टेंट को अपने अर्थव्यवस्था में शामिल जरूर किया। कब? 1960 में। इस प्रकार बाजार समाजवाद का आगमन हुआ। ठीक है।
तो जो कि सोवियत संघ यानी रूस है, 1980 के दशक के अंत में प्रीस्टोका क्या लिखा हुआ, प्रीस्ट्रेका और ग्लासनोस्ट है ना, पढ़ लीजिएगा जो है, जैसी जुड़वा नीतियों की घोषणा की गई, जिसमें पहली पूर्व संरचना एवं दूसरी खुलेपन को लक्षित किया कि इसमें आप रीस्ट्रक्चरिंग कर दीजिए एवं ओपननेस ला दीजिए। इसके अंतर्गत यहाँ समाजवादी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अर्थव्यवस्था में बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को शामिल किया गया। इसे पूर्वी यूरोप के अन्य देशों एवं स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ यानी CIS द्वारा भी अपनाया गया। पूर्वी यूरोप के कुछ देशों द्वारा एवं स्वतंत्र राष्ट्रों के संघ के द्वारा भी अपनाया गया। कुल मिलाकर यह समाजवादी अर्थव्यवस्था द्वारा अपनाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या था, मॉडल था। इस प्रकार 1980 के दशक के मध्य में चीन द्वारा खुला द्वार नीति यानी ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा करके बाजार समाजवाद को अपनाया गया। तो ओपन डोर पॉलिसी कौन लाया था, चीन लाया था। वैसे माना जाता है कि चीन द्वारा इस नीति में मतलब ये जो नीति है ये चीन द्वारा 1970 में ही कर लिया गया था। कब, 1970 में के दशक के मध्य में ही आरंभ कर दी गई थी, लेकिन यह मुखर रूप से नहीं किया गया, यानी ओपन रूप से नहीं, थोड़ा थोड़ा कुछ था। जैसे कि आप लोग UPSC की पढ़ाई वैसे तो 10 क्लास से ही कर लिए हैं, 10 क्लास से NCERT पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता नहीं था कि हम UPSC की तैयारी कर रहे हैं। आप ग्रेजुएशन किए, उसके बाद आपको पता चला कि हाँ मैं अब UPSC का तैयारी कर रहा हूँ, अब सिलेबस क्या है देखना पड़ेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो पूर्ण विपरीत आर्थिक प्रणाली एक वृत्त पर घूमती हुई एक दूसरे के पास आ गई। इसके द्वारा एक दूसरे के बेहतर तत्वों को अपनी प्रणाली में शामिल किया गया। ठीक है, वहाँ पर ऑस्कर लॉरेंस द्वारा और यहाँ चीन का जो मॉडल है दोनों एक साथ मिल गया, ये भी विकसित किया और ये भी विकसित किया। दोनों का जो अच्छा गुण था वो दोनों ने अपना लिया और व्यवहारिक तौर पर मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे हम गैर बाजार अर्थव्यवस्था द्वारा समाजवाद के नाम से अपनाया गया। वास्तव में एक्चुअल में जो है ये जो बाजार एवं गैर बाजार आर्थिक प्रणाली के लक्षणों एवं तत्वों के मिश्रण से बनी है। इसमें निजी क्षेत्र एवं राज्य दोनों ही आर्थिक भूमिका निभाते हैं। ठीक है, निजी क्षेत्र हो गया और राज्य यानी सरकार, दोनों की अपनी अपनी भूमिका होती है। जैसे कि आप भारत में देखते हैं, आपका अगर इच्छा है तो आप कोटा वाला चावल खा लीजिए जो सरकार 1 रुपये में दिलाती है। नहीं, अगर आपका इच्छा है तो बाज़ार में जो कि 40-50 रुपया किलो चावल है उसको आप खरीद सकते हैं, अगर आपके पास धन है तो ये हमें मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखने को मिलता है। अगर सरकार की भूमिका नहीं होती तो आपको वही 40-50 रुपये वाला चावल ही खरीदना होता, जो कि आप तो खरीदने के योग्य हैं, लेकिन गरीब आदमी जिसके पास पैसा नहीं है वो नहीं खरीद सकता था। इसीलिए बाज़ार में बाज़ार अर्थव्यवस्था को अपनाया, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गरीब लोग हमें देखने को मिलता है, वो उतने दाम के चावल नहीं खरीद सकते। ठीक है, इस घटना को विचारधारा का अंत भी कहा गया, क्योंकि इस प्रकार विश्व की 2 प्रकार की आर्थिक विचारों की खाई पहली पटती नजर आई और अंततः शीत युद्ध जो कि कोल्ड वॉर की समाप्ति हुई। शीत युद्ध को इस औपचारिक मतभेद का कारण माना गया। भाई 39 मिनट हो गया है ना, फिर भी चलिए अभी हम चलेंगे जब तक यह मिश्रित अर्थव्यवस्था ख़त्म नहीं हो जाता है। चलिए अब हम देखेंगे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है और भारत इसे अपनाया है किस कारण से।
तो ये देखिए, ये जो मिक्स इकोनॉमी है, यह व्यवहार में मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्भव तभी हो गया जब महामंदी के संकट से उभरने के लिए वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था द्वारा गैर बाजार आर्थिक प्रणाली के तत्वों को अपनाया गया। ठीक है, उसी समय हो गया था एक्चुअल में कहें तो, क्योंकि जब 1929 में महामंदी आया तब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, और जो कि कौन था वो, कीन्स था, उसने बोला कि कुछ बाजार अर्थव्यवस्था के तत्वों को काहे नहीं अपने इकोनॉमिक्स में शामिल कर लेते हैं। उसी समय मिक्स अर्थव्यवस्था को मिक्स हो गया, मतलब अपनाया गया। ठीक है, अपनाया गया। इस समय, यह समय था कब, 1960 के दशक का पूर्वार्ध का। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने की औपचारिक घोषणा फ्रांस द्वारा की गई। कहाँ, यानी पहले तो खोज हो चुका था, लेकिन कोई बोला नहीं कि यह मिक्स इकोनॉमी है। यह कौन बताया, यह बताया फ्रांस ने। कब बताया, 1944-45 में, जब फ्रांस ने राष्ट्र नियोजन के उद्देश्य से ऐसी घोषणा की। इस आर्थिक प्रणाली को और बल तब मिला जब 1980 के दशक के मध्य से गैर बाजार अर्थव्यवस्था ने इसे अपनाना शुरू किया, बाजार समाजवाद के रूप में। ठीक है, आर्थिक प्रणाली के आदर्श रूपों के प्रति वैश्विक सहमति बनने की दिशा में आने वाले समय में विश्व बैंक की कुछ रिपोर्ट में अहम भूमिका निभाई। कि विश्व बैंक मिक्स अर्थ इकोनॉमिक्स के बारे में क्या कहता है। विश्व बैंक द्वारा बाजार अर्थव्यवस्था में राज्य का हस्तक्षेप को उचित बताया गया। विश्व बैंक कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप होना ही चाहिए, जो कि राज्य अहस्तक्षेप के पक्षधर रहते थे। पहले जो विश्व बैंक है ना, वो भी सरकार को बाजार में हस्तक्षेप करने के विरुद्ध में थे। लेकिन जब से यह मिक्स इकोनॉमी आया, तब से विश्व बैंक भी समझ गया कि सरकार का अपने देश की इकोनॉमी में हस्तक्षेप करना जरूरी है। लेकिन विश्व बैंक के अनुसार अर्थव्यवस्था में राज्य के हस्तक्षेप का समय और इसकी प्रकृति सार्वभौमिक नहीं थी। बस वही जो कि मैंने आपको बताया कि उस समय विश्व बैंक नहीं मानता था सरकार के हस्तक्षेप को, लेकिन अब मानने लगा। विश्व बैंक द्वारा पुनः कहा गया कि दोनों ही आर्थिक प्रणाली, जो कि बाजार है और गैर बाजार है, में धनात्मक एवं ऋणात्मक पहलू हैं और अर्थशास्त्र का एक साधारण ज्ञान लेने वाले भी कहा सकते हैं। फिर दोनों, चलिए अब अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। मैं जो अभी पढ़ाया इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में अभी अपलोड कर दूंगा, तो जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का नाम है टारगेट 801 क्लासेस। टारगेट मेरा क्या है, आप लोग को मतलब ऑल इंडिया रैंक 1 लाना। ठीक है, तो अगर आप अच्छा लगा मेरा वीडियो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अभी और है, जाइएगा मत अभी छोड़ के। तो देखिए, अर्थशास्त्र का एक साधारण ज्ञान लेने वाला भी कह सकता है कि दोनों के मिश्रण से ही एक आदर्श आर्थिक प्रणाली बन सकती है। दोनों का मिश्रण कीजिएगा तभी आपको एक बेहतर आर्थिक प्रणाली बन सकती है। जैसे कि देखिए, अभी जो हमारा यूपीएससी का एग्ज़ाम है, ये आपको यूट्यूब में अगर आप फ्री पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्लीट जो सिलेबस का क्लासेस है ये आपको हिंदी मीडियम में नहीं देखने को मिलेगा। अगर आप अच्छा से क्रैक करना चाहते तो आपको इंग्लिश का भी सहारा लेना पड़ेगा। इंग्लिश की क्लास को भी आपको देखना पड़ेगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम को बेस्ट नंबर से, अच्छा नंबर से क्रैक कर सकते हैं। लेकिन किसी देश की आर्थिक प्रणाली में बाजार या गैर बाजार आर्थिक प्रणाली के किन तत्वों को अपनाना बेहतर होगा, यह उसकी सामाजिक आर्थिक आवश्यकता पर निर्भर करती है। और इस प्रकार मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक नियत मॉडल नहीं हो सका। ठीक है,
जो आपको अच्छा लगेगा वही आप पढ़िएगा ना, या फिर जो आपको मतलब अच्छा भी नहीं लग रहा है आप पढ़ते जा रहे हैं, वो करना अच्छा नहीं है। उस प्रकार यहाँ भी बोला गया है कि बाजार अर्थव्यवस्था और गैर बाजार अर्थव्यवस्था के जो अच्छा गुण है उसे मिक्स किया गया, उसे लिया गया और एक न्यू आर्थिक प्रणाली लाया गया जिसका नाम पड़ा मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। इसमें राज्य जो कि सरकार होता है, सरकार एवं निजी क्षेत्र दोनों ही आर्थिक भूमिका निभाते हैं। इसमें निजी क्षेत्र जो कि अंबानी अडानी हो गया, वैसे आर्थिक गतिविधि में संलग्न यानी शामिल होते हैं, जिससे में अदृश्य हाथ यानी अपने बेनिफिट के लिए वे सब काम करते हैं, यानी लाभ की प्रेरणा के लिए अनुकूल वातावरण हो। इस मामले में निजी क्षेत्र के लिए निजी वस्तु जो कि प्राइवेट कैपिटल गुड्स का उत्पादन करना बेहतर है। ये वैसी वस्तुएं एवं सेवा है जिन्हें हम अपनी आय से खरीद कर उसका उपभोग करते हैं। अंबानी क्या फ्री में आपको देगा, एक दिन का रिचार्ज नहीं देगा। वहीं अगर आप BSNL का यूज़ करते हैं, वैसे तो देखिए ना अभी जो कि वो छोड़िए, ये जो एयरटेल एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें अगर आपका रिचार्ज ख़त्म हुआ तो गया क्या, इनकमिंग आउटकमिंग कॉल, जो कि अगर आप BSNL का घुसा कर रखते हैं अपने मोबाइल में तो इनकमिंग तो आएगा ना कम से कम। तो वही है निजी वस्तु जो कि खरीदते हैं आप अपने पैसा लगाकर खरीदते हैं, ठीक है। लेकिन इन वस्तुओं का राज्य द्वारा भी उत्पादन किया जा सकता है। जैसे कि एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी है, यानी सिम बेचता है, छोड़िए ना उतना हटाइए ना। और BSNL जो सरकारी है वो भी एक सिम वाला ही है, सिम ही है, दोनों से हम बात कर सकते हैं। ये सरकार का भी काम हो सकता है कि वो भी अपने राज्य में मतलब अर्थव्यवस्था में उसका उत्पादन करे, और प्राइवेट कंपनी का भी मतलब वो भी सोचता है कि हम भी चलिए उत्पादन करिए देते हैं, लोग इसको खरीदबे करेंगे। तो दोनों ही कर सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि राज्य कर रहा है तो निजी कंपनी नहीं करेगा। वैसे आर्थिक भूमिका जिन्हें निजी क्षेत्र निभाने को प्रेरित नहीं है, यानी लाभ के अनुपस्थिति के कारण इसका ध्यान राज्य रखता है। जैसे मतलब समझिए पहले, मतलब ऐसे चीज़ जिसमें कोई लाभ नहीं है, क्या वो निजी कंपनी खोले मतलब उत्पादन करेगा? नहीं, उसका उत्पादन कौन करेगा? सिर्फ वो राज्य करेगा। जैसे हमारे सामने क्या है, जैसे हमारे सामने है पीडीएस सिस्टम। जैसे पीडीएस सिस्टम में आपको 1 रुपया में चावल मिलता है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको याद रख लीजिएगा। इसी श्रेणी में लोक वस्तुएं यानी पब्लिक गुड्स जो कि पब्लिक के लिए उत्पादन किया जाता है का उत्पादन शामिल है। ये वैसी वस्तुएं एवं सेवाएं हैं जिसका उपभोग हम करते हैं, लेकिन अपनी आय अपने आय से नहीं खरीदते हैं, वो सरकार हमें फ्री देती है। जैसे कि कोटा में आपको नमक मिल ही जाता है, लेकिन इन वस्तुओं को निजी क्षेत्र भी उत्पादित कर सकता है, ठीक है ना। जैसे कि आप टाटा साल्ट देखते हैं 10 रुपया में मिलता है, और कोटा वाला आपको फ्री में ही दे देता है। राज्य एवं निजी क्षेत्र की आर्थिक भूमिका सदैव नियत रहेगी ऐसी बात भी नहीं है, बल्कि इसमें आने वाले समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें संशोधन संभव है, ठीक है। वो तो है, समय के साथ सब चीज़ परिवर्तन होता है। जरूरी नहीं कि सरकार हमें कोई चीज़ फ्री दे रहा है तो हमेशा फ्री ही देगी, वो समय के साथ परिवर्तन होता रहेगा। नियमन यथा कानून, प्रतिस्पर्धा, कराधान इत्यादि की जिम्मेदारी राज्य की होती है। ये सब राज्य का ही काम है। फिर यहाँ पर कुछ बताया गया है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था बाजार एवं गैर बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत कभी भी एक अंतिम स्थिति नहीं है, बल्कि आवश्यकता अनुरूप सदैव बदलाव को तत्पर रहती है, ठीक है ना।
इस प्रकार अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका हो, इस दीर्घावधि बहस की समाप्ति हुई। ठीक है, समाप्ति हमारा भी समाप्त हो गया, 1 घंटा लग गया लगभग। तो बाजार अर्थव्यवस्था भारत अपनाया है। चलिए, हमारे पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में सब कुछ बोल देता हूँ। तो PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, नाम है टारगेट 801 क्लासेस। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। कल मैं वितरण प्रणाली को समझाने वाला हूँ। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट